आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे टीचिंग मैक्सिम्स, टीचिंग प्रिंसिपल्स एंड लेवल्स, जिसको हम हिंदी में कहते हैं शिक्षण सूत्र, शिक्षण सिद्धांत और शिक्षण के स्तर। तो बिना किसी देरी के ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। तो सबसे पहले हम बात करेंगे शिक्षण के सूत्र। इनको इंग्लिश में मैक्सिम्स ऑफ टीचिंग कहा जाता है। अगर हर्बर्ट स्पेंसर एवं कबिनिस की बात करें तो इन्होंने 11 शिक्षण के सूत्र दिए थे। कितने दिए थे? टोटल 11 शिक्षण के सूत्र बताए थे। अब ये शिक्षण के सूत्र क्या होते हैं और ये महत्वपूर्ण क्यों होते हैं? शिक्षण के सूत्र इसलिए महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि ये शिक्षक के लिए बात की जाती है। इनके यहाँ पर बच्चों की बात नहीं हो रही है, बच्चे के स्तर पर बात नहीं हो रही, यहाँ पर शिक्षक के स्तर पर बात हो रही है कि किस प्रकार से शिक्षक को शिक्षण कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से एक शिक्षक बच्चों को सही से सिखा सकता है, कैसे उसके लर्निंग एक्सपीरियंस को और अच्छा बना सकता है। और यहाँ पर एक चीज़ नोटिस करनी है कि जो शिक्षण के सूत्र होते हैं वो किसी एक भाषा के लिए लागू नहीं होते हैं, किसी एक सब्जेक्ट के लिए लागू नहीं होते हैं, बल्कि ये सार्वभौमिक तौर पर इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो हर्बर्ट स्पेंसर एवं कमेनियस ने 11 शिक्षण सूत्रों का प्रतिपादन किया था। ठीक है, ये सार्वभौमिक तौर पर यूज किए जाते हैं, किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए नहीं है, किसी पर्टिकुलर विषय के लिए नहीं है। ठीक है, सभी सब्जेक्ट सभी भाषाओं में इनका यूज किया जा सकता है। सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, सबसे पहला है ज्ञात से अज्ञात की ओर। ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका क्या मतलब हुआ? इसको कहते हैं नोन टू अननोन। अब जैसे हमने शुरुआत में बात की थी, जब हम लर्निंग पढ़ रहे थे, सिद्धांत पढ़ रहे थे, तो वहाँ पे एक चीज आती है, बच्चा कोरी स्लेट की तरह होता है। लेकिन ये जो सूत्र है ज्ञात से अज्ञात की ओर, इस सूत्र के हिसाब से चलें तो बच्चे के पास नॉलेज है, कुछ ना कुछ नॉलेज है उसके पास, थोड़ा बहुत ज्ञान है उसके पास। यहाँ पर बच्चा कोरी स्लेट नहीं है। ठीक है, यहाँ पर ज्ञात से अज्ञात की ओर, इसका मतलब है कि बच्चे को कुछ चीजें ज्ञात हैं, अब उसको हमें उस ज्ञात चीजों से वो अज्ञात चीजों की ओर ले जाना है, जो चीजें हम उसको सिखाएंगे और उसके लिए अज्ञात हैं। ठीक है, जैसे बच्चे को पता है कि पानी क्या होता है, लेकिन अगर बच्चे को हम ये बताएं कि पानी नदी में भी होता है, तालाब में भी होता है, समुद्र में भी होता है, पानी में क्या क्या चीजें रहती हैं और पानी का उपयोग क्या क्या किया जाता है, तो पानी के बारे में उसे पता था कि पानी पीकर प्यास बुझाई जाती है या फिर चाय बन जाती है, दूध में डाला जाता है, खाना में इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन उसको कुछ ऐसी चीजें सिखाई, उस थोड़ी सी नॉलेज से, उस ज्ञात नॉलेज से, जो नोन है अंडरस्टैंडिंग, अज्ञात की ओर हम उसको ले गए, तो इसलिए इसको ज्ञात से अज्ञात की ओर कहा जाता है। नेक्स्ट है मूर्त से अमूर्त की ओर, कॉन्क्रीट। ठीक है, कॉन्क्रीट से यहाँ पर बात की जाती है जो अमूर्त है। अब यहाँ पर मूर्त से अमूर्त की ओर, इसका क्या मतलब हुआ? अब अगर हम एग्जाम्पल दें बच्चे को, जैसे कि कोई चीज ऊपर से अगर नीचे गिराते हैं, जैसे एक पेन लिया और नीचे गिरा दिया, तो यहाँ पर पेन जो, हाँ, जो पेन है, जो वस्तु है, जो गेंद है, उसके गिरने की जो क्रिया है वो मूर्त है, बच्चा उसको देखता है। लेकिन अब अगर उससे हम वो बताएं कि ऐसा कौन सा बल है जो इस पेन को नीचे की ओर गिरा रहा है, ऐसी कौन सी चीज होती है जो पक्षियों को उड़ाती है कि पक्षी आकाश में उड़ सकते हैं, ठीक है, बादल कैसे बनते हैं, तो ये चीजें मूर्त से अमूर्त की ओर जा रही हैं। अब यहाँ पर जैसे नियम हो जाता है कि कोई चीज जब नीचे गिरती है तो गुरुत्वाकर्षण नियम लगता है, तो चीज का नीचे गिरना वो तो मूर्त हुई, लेकिन उसका जो नियम बताया जा रहा है वो नियम अमूर्त हुआ, तो मूर्त से अमूर्त की ओर। नेक्स्ट है सरल से कठिन की ओर। ठीक है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स।
ठीक है। सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, इसका क्या मतलब हुआ? बच्चे को जब चीजें सिखाई जाती हैं तो ऐसा नहीं है कि पहली बार में ही उसको कठिन चीजें सिखाई जाए। पहले उसको बताया जाता है, पहले उसको बताया जाता है कि ये क्या होता है, फिर उसके बाद उसको बताया जाता है कि ये क्या होता है, फिर ऐसे ही बताया जाता है ये क्या होता है, अब इनसे मिलकर क्या बनता है। ठीक है, तो ये चीजें बच्चों को सरल से कठिन की ओर ले जाई जाती हैं। अब ऐसा नहीं है कि कक्षा 1 वाले बच्चे को आप बहुत बड़ी गुणा भाग उसको करने को दे दो या फिर उसको न्यूटन का नियम सिखाने लगो, तो ये चीजें कठिन है बच्चे के लिए, इसीलिए सरल से कठिन की ओर जाया जाता है। जैसे वर्णमाला सिखाई जाती है, वर्णमाला के बाद जब वर्ड सीख लेता है, फिर जब अक्षर सीख लेता है तो अक्षर से शब्द बनाने सिखाए जाते हैं। जब शब्द सीख लेता है तब छोटे छोटे वाक्य बनाने सिखाए जाते हैं, 2-3 अक्षर 2-3 शब्द के वाक्य बनाने सिखाए जाते हैं। और जब 2-3 शब्दों के वाक्य बना लेता है तब उसको बड़े वाक्य बनाने बताए जाते हैं, लिखना बताया जाता है, पढ़ना बताया जाता है, एक लाइन से पैराग्राफ पढ़ना बताया। तो ये सरल से कठिन की ओर हुआ। ठीक है, नेक्स्ट है विश्लेषण से संश्लेषण की ओर, एनालिसिस टू सिंथेसिस। यहाँ पर बात हो रही है कि किसी भी चीज के पार्ट्स की बात की जा रही है, उन चीजों के पार्ट्स के बाद उनको एक करके कुछ नया बना दिया। अब यहाँ पर कैसे हम यूज कर सकते हैं इसको, जैसे यहाँ पर बता सकते हैं बच्चे को, जैसे कोई पेड़ है, ठीक है, हम उसको भी पेड़ की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसको बताएंगे कि पत्तियां क्या होती हैं। ठीक है, पत्तियों के बारे में बताएंगे, तना बताएंगे, ठीक है, जड़ बताएंगे और फूल बताएंगे, फल कौन सा आता है पेड़ पे वो बताएंगे। अब ये सारी चीजें बताने के बाद उसको हम बताएंगे कि ये सारी चीजें किस में होती हैं, कहाँ पाई जाती हैं, या फिर कोई एक ऐसी चीज होती है जो इन सारी चीजों को होल्ड करता है, जो इन चीजों से मिलकर बनी होती है। तो एग्जाम्पल के तौर पर हम उसको बता सकते हैं कि पेड़ पेड़ होता है, पौधा होता है, आम का पेड़ हो गया, अनार का पेड़ हो गया। तो ये तो हो गया विश्लेषण से संश्लेषण की ओर। या तो कोई नियम बताया जाए, जब कोई नियम बताया जाएगा तब भी यहाँ पर ये चीज हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से अंश की ओर, इसका क्या मतलब हुआ? अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो पूर्ण रूप से होती हैं, अब उनकी छोटी छोटी चीजें बताई जाती हैं। अब यहाँ पर जैसे ये पेड़ का ही अगर हम एग्जांपल लें तो बच्चे से हम बता सकते हैं कि कोई एक बड़ा सा पेड़ है, अब उस पेड़ की पत्तियां किस तरह की हैं। हो सकता है कि पत्ती इस तरह से हो सकता है पत्ती लंबी लंबी हो, ठीक है, हो सकता है पत्ती छोटी छोटी हो सकता है पत्ती कटीली हो। तो यहाँ पर पूरा पेड़ की बात की, जैसे गुलाब का पेड़ कैसा होता है, अब उस पेड़ के बारे में हम बताएं कि इस पेड़ के तने में कांटे होते हैं, इसका फूल ऐसा होता है, इसकी पत्तियां नुकीली होती हैं। ठीक है, इस तरह से पूर्ण से अंश की ओर सूत्र फॉलो किया जाता है। नेक्स्ट है प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर। प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष की ओर मतलब कि जो चीज उपस्थित है उससे जो चीज अनुपस्थित है उसके बारे में बात की जाती है। ठीक है, नेक्स्ट है अनिश्चित से निश्चित की ओर। अब इसका क्या मतलब हुआ, अनिश्चित से निश्चित की ओर? जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल दें बच्चे को कि बच्चे से हम पूछें कि कौन सा जो शहर है या फिर भारत की राजधानी कौन सी है। अगर हम उसको एग्जाम्पल दे दें लखनऊ, दिल्ली, न्यू दिल्ली, ठीक है, नई दिल्ली, या फिर हम मुंबई, तो अब यहाँ पर अनिश्चित चीजें हैं। यहाँ पर जो आंसर है वो अनिश्चित कोई भी आंसर हो सकता है, लेकिन अब उस चीज से निश्चित की ओर जाना कि कौन सा आंसर सही है, कौन सा आंसर सही नहीं है, उनको हटा दो तो हम एक निश्चित चीज हमें मिल जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से इसको फॉलो किया जा सकता है। एग्जाम्पल कई सारे हो सकते हैं। नेक्स्ट है विशिष्ट से सामान्य की ओर। अब ये क्या होता है विशिष्ट से सामान्य की ओर? अब इसको ऐसे समझा सकते हैं, बच्चे के लिए एग्जाम्पल दे सकते हैं कि चार पैर किसके होते हैं, चार पैर किसके होते हैं। अब बताया कि गाय के चार पैर होते हैं, भैंस के चार पैर होते हैं, डॉग के चार पैर होते हैं, बिल्ली के चार पैर होते हैं।
अब एक सामान्यीकरण इसका कर दिया जाए कि जिस भी चीज के 4 पैर होते हैं, ठीक है, वो जानवर होता है, उसको जानवर कहा जाता है, उसको एनिमल कहा जाता है, पशु कहा जाता है। तो इस तरह से इस नियम को बताया जा सकता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो एग्जाम्पल आप अपने लेवल से कुछ भी एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं। नेक्स्ट है मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर। अब इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि एक टीचर को सबसे पहले बच्चे को समझना चाहिए कि उसको मनोवैज्ञानिक तौर पर उसका अवलोकन करना चाहिए, जानना चाहिए, कि उसके बाद से तार्किक की ओर ले जाना चाहिए। अब ये कैसे हो सकता है? जैसे अगर कोई बच्चा है, हम बहुत छोटी सी एग्जांपल की बात करें कि अगर आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और आसपास में टीवी चल रही है, टीवी पर कार्टून आ रहे हैं, या फिर कोई मोबाइल पर गाना सुन रहा है, कोई दूसरा बच्चा खेल रहा है, तो वहां पर उस बच्चे का मन पढ़ाई में नहीं लगेगा। आप जो पढ़ाएंगे उस पर उसका ध्यान नहीं होगा। उसकी मनोवैज्ञानिक स्थिति समझिए, उसका ध्यान उन चीजों पर जा रहा है जिसमें वो इंटरेस्टेड है। अब उसको वहां पर आप कैसे उसको बांध सकते हैं? बांधने का मतलब है किस प्रकार से उसका जो अटेंशन है उसको रोक सकते हैं, किस प्रकार से उसका अटेंशन आप लेकर उसको सिखा सकते हैं। एग्जाम्पल दें, जैसे बच्चे को अगर कोई कहानी के माध्यम से सिखाया जाए, कोई कहानी बताया जाए, बच्चे से कहा जाए कि आप खरगोश और कछुए की कहानी सुनेंगे। अगर बच्चे को इंटरेस्ट आता है, कहानी सुनाइए। कहानी सुनाने के बाद आप जो चीज़ सिखाना चाहते हैं उससे आप कोरिलेट कीजिए, और इस तरह से आप मनोवैज्ञानिक से तार्किक की ओर जा सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है अनुभव से युक्ति की ओर। यहाँ पर अनुभव से युक्ति की ओर, अब यहाँ पर अनुभव की बात की जाती है कि बच्चे का जो पूर्व अनुभव क्या है, उसको कैसे यूटिलाइज किया जा सकता है। नेक्स्ट है प्रकृति का अनुसरण। ठीक है, प्रकृति का अनुसरण। अब यहाँ पर बच्चे की आप प्रकृति समझने की कोशिश करें कि बच्चे का नेचर क्या है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का नेचर पढ़ाई में कुछ चीज़ें सीखने का है, जैसे कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें हम लें। कुछ बच्चे हिंदी पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ संस्कृत पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ मैथ पढ़ना पसंद करते हैं। अपने लेवल पर ये नहीं कहा जा रहा है कि वो बहुत ही ज़्यादा उनमें बहुत ही ज़्यादा पारंगत, लेकिन उनको पसंद क्या है? उनको खेल पसंद है, उनको कौन सा खेल पसंद है? उनको कहानी पसंद है तो किसकी कहानियाँ पसंद है? ठीक है, उनको बात करना पसंद है, बात करना नहीं पसंद है। तो बच्चे की प्रकृति क्या है, बच्चों के अंदर जो इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं वो क्या हैं, उनको ध्यान में रखकर ही हम उसकी प्रकृति का अनुसरण करके उसको सिखाएंगे। तो ये हो जाते हैं शिक्षण के सूत्र। नेक्स्ट जो चीज है वो है शिक्षण के स्तर, लेवल ऑफ टीचिंग। अब यहाँ पर 3 स्तर हैं। स्मृति स्तर, जिसको मेमोरी लेवल कहा जाता है। नेक्स्ट है बोध स्तर, इसको अंडरस्टैंडिंग लेवल कहा जाता है। और तीसरा है चिंतन स्तर, ठीक है, रिफ्लेक्टिव लेवल। स्मृति स्तर, बोध स्तर, चिंतन स्तर, इन तीनों को हम अभी कवर करेंगे। तो पहला है स्मृति स्तर। स्मृति स्तर को फ्रेडरिक और हर्बर्ट ने दिया था। जो इसके प्रतिपादक हैं वो हैं फ्रेडरिक हर्बर्ट। ये एक ही नाम है पूरा, फ्रेडरिक हर्बर्ट। ठीक है, इसको पंचपदीय प्रणाली कहा जाता है। पंचपदी, कंफ्यूज नहीं होना है, पंचपदी प्रणाली ये भी लिखा हुआ मिल सकता है। ठीक है, पंचपदी प्रणाली कहा जाता है। ये सबसे पुरानी पाठ्य योजना का जो तरीका है, सबसे पुराना पाठ्य योजना का तरीका है, और इसको प्राचीन या शास्त्रीय पाठ्य योजना भी कहा जाता है। अब जो एनसीईआरटी की पाठ्य योजना है वो स्मृति स्तर पर ही आधारित है, जिसके 5 चरण होते हैं। एनसीईआरटी की जो पाठ्य योजना है उसके 5 चरण हैं, और वो स्मृति स्तर पर बेस्ड होते हैं। अब 5 चरण कौन कौन से होते हैं? 5 चरण हम यहाँ पर देखेंगे। यहाँ पर प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, सामान्यीकरण, अनुप्रयोग। प्रस्तावना, प्रस्तावना क्या होती है? प्रस्तावना होती है कि विषय वस्तु को संक्षिप्त में बताना।
ठीक है। नेक्स्ट है प्रस्तुतिकरण। अब प्रस्तुतिकरण क्या है? प्रस्तुतिकरण होता है पूर्व ज्ञान से जोड़कर प्रस्तुत करना। ये चीजें टीचर्स के लिए हैं। जब आपने डीएलएड किया होगा, बीएलएड किया होगा, आपने बीटीसी की होगी, या फिर कोई भी टीचिंग का कोर्स किया होगा, सर्टिफिकेशन किया होगा, तो वहाँ पर पाठ योजना बनाई जाती है। तो पाठ योजना में हम इन चीज़ों को यूटिलाइज करते हैं। तो ये शिक्षक के लिए है कि शिक्षक को किस प्रकार से पाठ योजना बनानी होती है। नेक्स्ट है तुलना। तुलना यहाँ पर समानता व अंतर। अब जो चीजें आप बता रहे हैं उनमें उसमें कुछ चीजें होंगी जिसमें समानता व अंतर की बात की जाएगी। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। सामान्यीकरण का मतलब है निष्कर्ष, ठीक है। अनुप्रयोग, सीखी गई जानकारी का उपयोग, ठीक है। तो यहाँ पर प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना का मतलब है कि जो आप पढ़ाने जाते हैं बच्चों को, जो आप बच्चों को सिखाना चाहते हैं, उसको पहले संक्षिप्त में बता दो, ठीक है। उसके बाद आती है प्रस्तुतिकरण। प्रस्तुतिकरण का मतलब है पूर्व ज्ञान से जोड़कर प्रस्तुत करना। जो चीज आप बताना चाहते हैं उसको बच्चे के पूर्व ज्ञान से जोड़कर ही प्रस्तुत करना, ताकि बच्चा उसको आसानी से ग्रैस्प कर सके। नेक्स्ट है तुलना। अब यहाँ पर आप जो चीजें बताते हैं उसमें कुछ चीजों में आप समानता व अंतर बताएंगे। समानता व अंतर क्या? जैसे बच्चे को पता है, जैसे बच्चे को किसी ने बता दिया कि जिसके भी 4 पैर होते हैं वो गाय होती है, ठीक है। अब बच्चे को ये पता है, लेकिन अब आपने कुछ चीज उसको बताई कि जिसके 4 पैर होते हैं, कि कुत्ते के 4 पैर होते हैं, बिल्ली के भी 4 पैर होते हैं। अब बच्चा आपसे बहस भी कर सकता है, छोटा बच्चा है, कि नहीं सर ऐसा नहीं होता है, जिसके 4 पैर होते हैं वो गाय होती है। लेकिन अब वहां पर आप समानता व अंतर करके बताएंगे। समानता व अंतर किसमें? जो आप बता रहे हैं, जो नॉलेज आप दे रहे हैं, और जो नॉलेज बच्चे के पास पहले से है, उनके बीच में समानता व अंतर करके। ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल गलत सिद्ध, कि बच्चे की बात को गलत सिद्ध कर दिया। गलत सिद्ध करना नहीं है, जो चीज उसने सीखी है उसी सीखी हुई चीज के माध्यम से ही हम उसको नई चीज सिखा रहे हैं। नेक्स्ट है सामान्यीकरण। अब जब ये चीज आपने बता दी तो एग्जाम्पल वही हम लेंगे। अब निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष क्या निकला कि जिसके 4 पैर होते हैं वो सभी चीजें गाय नहीं होती हैं। अनुप्रयोग, सीखी गई जानकारी का उपयोग करना। जैसे बच्चे से पूछ लिया, कुछ चित्र दिखा दिए, गाय का चित्र दिखा दिया कि ये क्या चीज है, भैंस का चित्र दिखा दिया, घोड़े का चित्र दिखा दिया। तो इस प्रकार से काफी सारे एग्जाम्पल हो सकते हैं, ठीक है। ये चीज है स्मृति स्तर। एक चीज यहाँ पर याद रखना, ये जो चीज है प्रस्तुतिकरण, इसको याद रखना, क्योंकि स्मृति स्तर और बोध स्तर में ये चीज कॉमन रहती है, ठीक है। स्मृति स्तर और बोध स्तर में प्रस्तुतिकरण कॉमन रहता है, प्रेजेंटेशन, ठीक है। नेक्स्ट है सेकंड बोध स्तर। बोध स्तर की जब हम बात करेंगे तो बोध स्तर इसको मॉरिसन ने दिया था। मॉरिसन ने दिया था, इसके जो प्रतिपादक हैं वो है मॉरिसन, ठीक है। इसको इकाई पाठ योजना कहा जाता है, यूनिट लेसन प्लान। मूल्यांकन पाठ योजना भी कहा जाता है। अब इसके अंदर भी 5 चरण होते हैं। कितने चरण होते हैं? इसके अंदर भी 5 चरण होते हैं। अब 5 चरण की हम यहाँ पर बात करेंगे। 5 चरण कौन कौन से होते हैं? बोध स्तर में 5 चरण: खोज, प्रस्तुतिकरण, समावेशन, संगठन, अभिव्यक्तिकरण। देखो यहाँ पर प्रस्तुतिकरण आ गया, तो ये याद रखना है। क्वेश्चन सीधा सीधा हो सकता है कि बोध स्तर और स्मृति स्तर में क्या चीज कॉमन है? तो प्रस्तुतिकरण दोनों में ही कॉमन रहता है, ठीक है। अब यहाँ पर स्टार्ट होती है खोज। अब खोज यहाँ पर क्या है? खोज का मतलब है कि सूचना की जांच पड़ताल।
सूचना की जांच पड़ताल, प्रस्तुतिकरण, शुरुआती विचार प्रस्तुत करना। समावेशन का क्या मतलब है? समावेशन का मतलब है समझकर, धारण या समाहित करना। समझकर किस चीज को, जो जानकारी है या फिर जो टॉपिक है, समझकर धारण करना या समाहित करना। नेक्स्ट है संगठन। संगठन का मतलब हुआ कि जो सूचनाएं पहले से हैं, ठीक है, बाकी सूचनाएं, बाकी सूचना का मतलब है कि जो सूचना उसे पहले से, जो नॉलेज उसे पहले से, जो ज्ञान पहले से है, उस ज्ञान के साथ उसको एक तरह से जोड़ना, बाकी सूचना के साथ जोड़ना या बाकी सूचनाओं में जगह देना। ठीक है। अब अभिव्यक्तिकरण क्या है? अभिव्यक्तिकरण का मतलब है कि अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना। अपने शब्दों में अभिव्यक्त करना। अब यहाँ पर इसको कैसे समझेंगे? जैसे कोई एग्जाम्पल लिया, तो अब हम बच्चों को बता रहे हैं, बच्चे को जब आप बता रहे हैं तो सूचना की जांच पड़ताल करना। यहाँ पर आप बच्चों से पूछ सकते हैं कि एग्जाम्पल दे सकते हैं, बच्चों से पूछ सकते हैं, उन्हें चीज़ें पता होती हैं, उन्हें चीज़ें नहीं पता होती हैं। कुछ बच्चे आंसर दे पाएंगे, कुछ आंसर नहीं दे पाएंगे। उसके बाद आप अपना जो शुरुआती विचार है वो प्रस्तुत कर देते हैं, जो आप बताना चाहते हैं, ठीक है, बताना चाहते हैं वो प्रस्तुत कर दिया। अब यहाँ पर जो बच्चे हैं वो आपकी बताई हुई चीज़ों को समझकर उस जानकारी को धारण करते हैं। उसके बाद जो चीज़ें बच्चों को पहले से पता होती हैं, जो बच्चे के पास जानकारी पहले से है, उस जानकारी के साथ बच्चा जो आपने जानकारी दी है उसको जोड़ता है या फिर उसको स्टोर करता है, सेव करता है मेमोरी में। अब उसके बाद जब बच्चा ये उस सूचना को समझ लेता है जो आपने बताई और पहले से उसको पता होती है, अब वो उस सूचना को, उस सीखी हुई चीज को अपने शब्दों में अभिव्यक्त कर सकता है। तो ये हो जाता है बोध स्तर। ठीक है। नेक्स्ट है चिंतन स्तर। नेक्स्ट है चिंतन स्तर। इसमें जटिलता ज्यादा होती है, ठीक है, और यहाँ पर इसको हम देखेंगे कि मॉरिस पी हंट ने इसका प्रतिपादन किया था। तो मॉरिस पी हंट कौन हुए? चिंतन स्तर के प्रतिपादक। इसको वैज्ञानिक पाठ्य योजना भी कहा जाता है। इसको कहा जाता है वैज्ञानिक पाठ्य योजना। ऐसा क्यों? क्योंकि इसमें समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है। समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि का प्रयोग किया जाता है और ये शिक्षण का सर्वोच्च स्तर होता है। शिक्षण का ये सर्वोच्च स्तर होता है। इसमें जैसे जो वैज्ञानिक संक्रियाएं होती हैं, जो अन्वेषण होते हैं, वैज्ञानिक शोध होते हैं, उनको किस तरह से किया जाता है, किस प्रकार से डिसीजन लिया जाता है, किस प्रकार से निष्कर्ष निकाला जाता है, वो चीजें इस चिंतन स्तर में फॉलो की जाती हैं। इसके 4 चरण होते हैं। 4 चरण होते हैं, जैसे समस्या की पूर्ण जानकारी, संकल्प निर्माण, आंकड़े इकट्ठा करना, संकल्प का परीक्षण एवं निष्कर्ष। अब यहाँ पर समस्या की पूर्ण जानकारी, समस्या की पूर्ण जानकारी अगर हम एग्जाम्पल लें यहाँ पर, तो बहुत छोटा सा हम एग्जाम्पल लेंगे, बच्चों के स्तर पर ही हम इसकी बात करेंगे। जैसे आपने किसी बच्चे से पूछा, क्लास में आपने एक क्वेश्चन दे दिया बच्चों को कि ये क्वेश्चन दे दिया, सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 20 × 0 मतलब 20 गुणा 0 क्या होता है। अब यहाँ पर क्या होता है? अब यहाँ पर समस्या की पूरी जानकारी, समस्या की पूर्ण जानकारी, इसका क्या मतलब है? अब यहाँ पर पूरी क्लास में सभी बच्चों की बात ना करें, कुछ बच्चों को पता होगा कि 20 क्या होता है, 0 क्या होता है,
और ये जो सिंबल है इसका क्या मतलब है, ये क्या होता है, गुणा है, भाग है, क्या है, तो उनको पूरी जानकारी है। यहाँ पर बच्चों से कहा कि आप इस सवाल को सॉल्व कीजिए, तो पूरी जानकारी का मतलब है उनको पता है कि ये 20 है, ये 0 है, ये गुणा है, और गुणा करने पर क्या होता है, अब ये जानकारी है उनको। ठीक है, ये जानकारी है। अब संकल्प निर्माण, संकल्प निर्माण, अब यहाँ पर बच्चे कोशिश करेंगे, बच्चे यहाँ पर कोशिश करेंगे, कुछ कोई बच्चा इसको 200 लिख देगा, ठीक है, कुछ बच्चा इसको 2 लिख देगा, कुछ इस तरह से इसको लिख देगा, कोई इसको इस तरह से भी लिख देगा। अब यहाँ पर कोई 0 भी लिख देगा, कोई डबल 0 लिख देगा, कोई इसको ट्रिपल 0 लिख देगा। अब यहाँ पर हम एक चीज देखेंगे, हम सही गलत की बात नहीं कर रहे कि आंसर सही है गलत, हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उस चरण की बात करेंगे यहाँ पर। ठीक है, चरण की बात करेंगे जो बच्चा ट्राई करता है यहाँ। अब आपने ये क्वेश्चन दिया, अब संकल्प निर्माण में यहाँ पर बच्चों ने कोशिश की। अब आंकड़े इकट्ठा करना, आंकड़े इकट्ठे करने का मतलब है हो सकता है कि कोई बच्चा यहाँ पर, कुछ बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे से पूछेंगे कि तुम्हारा कौन सा सही है, तुम्हारा कौन सा सही है। क्लास में कोई तो बच्चा ऐसा होगा कि पूरी क्लास में उथल पुथल मचा देगा, इधर से उधर जा जाकर सबकी कॉपी देखेगा कि आंसर क्या लिखा है, उसने क्या लिखा है, ऐसा भी होगा। कुछ बच्चे अपनी किताब खोल कर देखने लगेंगे कि इसका आंसर क्या है। अभी यहाँ पर आंकड़े इकट्ठा करना है, यहाँ पर क्या करेंगे, आंकड़े इकट्ठे करने का मतलब है कि जो चीजें हैं उसके पास, जैसे किताब में देखेगा, कॉपी में देखेगा, दोस्तों से पूछेगा, दूसरे की कॉपी में देखेगा, टीचर से पूछने की कोशिश करेगा। ठीक है, ये सारे काम करेगा आंकड़े इकट्ठे करना। आंकड़े इकट्ठे करने के बाद यहाँ पर संकल्प नहीं है, संकल्पना है। ठीक है, यहाँ पर भी संकल्पना है, संकल्पना निर्माण। ठीक है, हाइपोथेसिस की बात की जा रही है। तो यहाँ पर जब आंकड़े इकट्ठे कर लिए, मतलब जो आंसर है वो पूछ लिया, सभी से पूछ लिया, कॉपी में देख लिया, किताब में देख लिया, रफ कॉपी में देख लिया, टीचर से पूछने की कोशिश कर ली, दोस्तों से पूछ लिया। अब उसके पास जो आंसर आया है, ठीक है, उसके पास आंसर आया, मान लो यहाँ पर उसके पास ये आंसर आया 2, सही गलत की बात हम नहीं कर रहे हैं, आंसर 2 आया। अब वो फिर से कोशिश करेगा कि इसको परीक्षण करेगा, परीक्षण करेगा और निष्कर्ष पर पहुंचेगा, सबसे पूछेगा फिर से दोस्तों से, तो निष्कर्ष पे पहुंचा, बोलेगा, एक बच्चा बोलेगा सर मेरा आंसर ये है। अब यहाँ पर आंसर सही हो सकता है, गलत हो सकता है, लेकिन जो चरण फॉलो किए गए हैं वो चिंतन स्तर पर बात की गई है। यहाँ पर उसने जो वैज्ञानिक विधि है उसका प्रयोग किया है कि समस्या को पूरी तरह से समझा है, फिर हाइपोथेसिस का निर्माण किया है, संकल्पना का निर्माण किया है, आंकड़े इकट्ठे किए हैं, और फिर परीक्षण करने के बाद एक निष्कर्ष पर पहुंचा है। सही गलत की बात नहीं की जा रही है। तो ये चिंतन स्तर है, ये सबसे टफ चिंतन स्तर इसको माना जाता है। अब नेक्स्ट टॉपिक है शिक्षण के सिद्धांत, प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। शिक्षण के सिद्धांत की बात करें तो यहाँ पर आप अगर बुक से पढ़ रहे हैं या फिर किसी गेस्ट पेपर से पढ़ रहे हैं तो इनकी संख्या कम ज़्यादा हो सकती है। ठीक है, कम ज़्यादा हो सकती है, तो इस पर ज़्यादा चिंता करने की बात नहीं है, बस हमें एक कॉमन सेंस लगा के इस चीज़ को पढ़ना है कि शिक्षण के सिद्धांत क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या है। अब यहाँ पर है पहला, जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। हम नंबर कर देते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक है, 12 और 13। ठीक है, तो ये है, कहीं पर आप पढ़ेंगे तो 11 भी मिल सकते हैं, 15 भी मिल सकते हैं। ये कॉमन सेंस यूज करना है कि कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो पहला है जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। अब यहाँ पर जब एक बच्चे को पढ़ाते हैं तो एक छोटे बच्चे को पढ़ाना सबसे ज़्यादा कठिन होता है। जैसे कि आप ये चीज़ें पढ़ रहे हैं, आप ये चीज़ें एक बच्चे को नहीं समझा सकते। अब बच्चे को अगर कुछ समझाना है तो सबसे जो कहानी के माध्यम से सिखा सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जीवन से संबंध स्थापित करने का सिद्धांत। जो चीज़ आप सिखा रहे हैं, आप बच्चे को कोशिश करें उसके जीवन से, आसपास के जो चीज़ें हैं, ठीक है, लाइव एग्जांपल दे सकें, ठीक है, ये चीज़ें आप समझा सकें। जैसे गोल क्या होता है, गोल क्या होता है, गोल रोटी होती है,
ठीक है। आम क्या होता है, ये क्या होता है, तो बता देगा कि ये आम होता है। अब आम क्या होता है, तो ये सारी चीजें क्या है कि जीवन से संबंध स्थापित करने कर सिखाई जा रही हैं। नेक्स्ट है उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत। उद्देश्यों के निर्धारण का सिद्धांत जब टीचिंग की जाती है तो एक उद्देश्य होता है कि क्या चीज हम सिखा रहे हैं, क्या आज सिखाने वाले हैं, ये वो चीज है। नियोजन का सिद्धांत वही यहाँ पर टीचिंग प्लान की बात की जा रही है कि आप कुछ ना कुछ प्लानिंग करते हैं सिखाने से पहले, कुछ आपका नियोजन होता है कि बच्चों को आज हम वर्णमाला सिखाएंगे, बच्चों को आज हम दो का पहाड़ा सिखाएंगे, बच्चों को आज हम संडे मंडे ट्यूसडे सिखाएंगे, इंग्लिश में बताएंगे, ये नियोजन हो सकता है। नेक्स्ट है रुचि का सिद्धांत। रुचि का सिद्धांत का मतलब है कि बच्चा रुचि ले रहा है नहीं ले रहा है, बच्चे की किस चीज में रुचि है, जिस चीज में रुचि है आप उससे संबंध स्थापित करके सिखाइए। ठीक है, जिस चीज में ज्यादा रुचि है आप उस पर फोकस कीजिए, क्योंकि फिर से वही बात आ जाती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ जाते हैं। किसी बच्चे की किसी चीज में रुचि हो सकती है, किसी बच्चे की दूसरी चीज में रुचि हो सकती है। नेक्स्ट है व्यक्तिगत विभिन्नताओं का सिद्धांत, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हर बच्चा, हर व्यक्ति अलग होता है, तो बच्चा अगर अलग है तो उसके सीखने का तरीका भी अलग हो सकता है कोई बच्चा एक बार में सीख जाए, हो सकता है कोई 2 बार में सीखे, 3 बार में सीखे, कोई बच्चा लिखकर अच्छे से सीखता हो, कोई बच्चा बोलकर पढ़े तब अच्छे से सीखता हो। तो ये बच्चे के अंदर जो भिन्नताएं हैं उनको ध्यान रखकर शिक्षण करना चाहिए। अभ्यास का नियम। अभ्यास का नियम बच्चों को जब कुछ चीज सिखाई जाती है तो अभ्यास करने के लिए कहा जाता है कि आप इसको 2 बार अभ्यास करना, 3 बार अभ्यास करना। अभ्यास करने से वो चीज बच्चा याद कर लेता है, उसको याद हो जाती है, समझ जाता है। उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत, उपयोगिता क्या है, उपयोगिता क्या है, जैसे आप गुणा सिखा रहे हैं तो गुणा की क्या उपयोगिता है, उपयोगिता कैसे बताएंगे। जैसे एक पेन 5 रुपए का है तो 5 पेन कितने रुपए की हुए, तो उपयोगिता बताने की 5 पेन अगर जैसे हम गुणा कर रहे हैं, ठीक है, तो गुणा करने के बाद अब एक पेन 5 रुपए का है तो 5 पेन कितने के हो गए, तो ये उपयोगिता है। नेक्स्ट है अभिप्रेरणा का सिद्धांत। अभिप्रेरणा मतलब मोटिवेशन। बच्चों को मोटिवेट करना है लर्निंग के लिए, पढ़ने के लिए नहीं मोटिवेट करना है, बच्चों को लर्निंग के लिए मोटिवेट करना है कि किस प्रकार से हम मोटिवेट करें तो बच्चे का जो लर्निंग एक्सपीरियंस है वो इम्प्रूव हो सके। क्रियाशीलता का सिद्धांत, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग। बच्चा जब खुद से करके सीखता है तो वो ज्यादा सीखता है। इस सिद्धांत के अंदर क्वेश्चन जैसे आ सकता है कि बच्चों को टूटे टूटे हुए खिलौने देना चाहिए, टूटी फूटी चीजें देना चाहिए, पुराने खिलौने टूटे हुए देना चाहिए। वो चीज क्या है, बच्चा उनको तोड़कर खोलता है, जोड़ता है, तो बच्चा कर कर सीखता है, इसलिए क्रियाशीलता का सिद्धांत इसको कहा जाता है। क्रमबद्धता का सिद्धांत। क्रमबद्धता का सिद्धांत है, जैसे आप 2 का टेबल बच्चों को सिखा रहे हैं, 2 का पहाड़ा सिखा रहे हैं, 2 का पहाड़ा सिखाते हुए जैसे आपने ये सिखा रहे हैं 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, फोर। अब ऐसा नहीं आपने यहाँ पर गायब कर दिया, सीधा आप 2 इंटू 8 पर पहुंच गए, 5 6 7 ये कहाँ गए, तो क्रमबद्धता यहाँ पर नहीं है। बहुत छोटा सा एग्जाम्पल है ये, क्रमबद्धता होनी चाहिए। आप वर्णमाला सिखा रहे हैं तो ऐसा नहीं कि आप काखा गाघा से स्टार्ट कर दें, एक क्रम होना चाहिए चीजों को सिखाने का। छात्र केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत। छात्र केंद्रित शिक्षा का सिद्धांत एक बहुत ही ट्रिक है यहाँ पर। जब भी सीटेट में कोई क्वेश्चन आए और वहां पर छात्र केंद्रित शिक्षा, जैसे छात्र की बात की जाए, किसी भी क्वेश्चन में छात्र के भले की बात की जा रही है, भले ही टीचर पर ज्यादा पढ़ाने का प्रेशर ज्यादा पड़ता हो, क्वेश्चन आप पढ़ना समझ जाएंगे, तो आपको हमेशा वही आंसर टिक करना जहां पर छात्र की बात की जाए। ठीक है, क्योंकि एलिमेंट्री एजुकेशन का एक तरह से मोटिव यही है कि बच्चे की शिक्षा पर ध्यान देना। टीचर का यहाँ पर टीचर की बात इतनी नहीं की जाएगी, यहाँ पर बच्चे का लर्निंग एक्सपीरियंस कैसे इम्प्रूव हो, बच्चे की लर्निंग कैसे इम्प्रूव हो, उसकी बात की जा रही है। क्योंकि कोई बच्चा किसी भी तरह से सीख सकता है,
और हर बच्चा अलग बैकग्राउंड से आता है, इसीलिए बच्चा किस प्रकार से सीख सकता है उस पर ध्यान देना चाहिए। चयन का सिद्धांत और लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत। लोकतंत्रीय व्यवहार का सिद्धांत, इसका मतलब है कि एक क्लास में जो व्यवहार है, शिक्षक का व्यवहार है, वो ऐसा नहीं, तानाशाही वाला नहीं होना चाहिए कि जो शिक्षक ने बोल दिया, हमेशा शिक्षक अपने मन से ही कर रहा है कि बच्चों की रुचि क्या है, ठीक है, बच्चों की रुचि क्या है, कौन सा टॉपिक चल रहा है, किस प्रकार का वातावरण है, उस पर ध्यान ना देकर अगर शिक्षक अपने मन से ही काम कर रहा है हमेशा, ठीक है, स्ट्रिक्ट व्यवहार है क्लास में, तो वो वहाँ पर जो लर्निंग है वो सफल नहीं होती है। इसीलिए लोकतंत्रीय व्यवहार का होना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है। तो ये टॉपिक कंप्लीट होता है। तो आज का जो क्लास है, हमने 3 चीज़ें कवर की। हमने टीचिंग मैक्सिम की बात की, शिक्षण के सूत्र, शिक्षण के सिद्धांत और शिक्षण के स्तर, 3 चीज़ों की हमने बात की। क्वेश्चंस आपको इस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको 2-3 क्वेश्चन आपको मिल ही जाएंगे। 2 क्वेश्चंस तो हमेशा आपको मिलेंगे ही मिलेंगे सीटेट में, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन जरूर आ सकता है। शिक्षण के सिद्धांत से क्वेश्चन आ सकता है, चिंतन स्तर, और यहाँ से नहीं तो हार्वर्ड स्पेंसर जो शिक्षण के सूत्र है, यहाँ से क्वेश्चन आपको मिल जाएगा।